दोस्तों नमस्कार। ना तो देश में इमरजेंसी लगी है और ना ही इमरजेंसी लगने वाली है। ना ही देश की सत्ता पर कोई तानाशाह है जो ये सोच रहा हो कि इस देश के लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको छीन लिए जाएं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इस स्थिति को आप देखना समझना चाहते हैं तो लौट चलिए 1975 के वक्त, जब इंदिरा गांधी की सत्ता थी, उनकी तानाशाही थी। उस दौर को याद कीजिएगा तो दो बातें आपके जहन में तुरंत आएगी। पहली बात तो यह कि रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी के भाषण के बाद उनका विरोध कर रहे जयप्रकाश नारायण का भाषण होना था, और इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री जब भाषण देती हैं तो अपने भाषण के आखिरी में वो कहती हैं, अब आप सभी अपने अपने घर जाइए और फिल्म बॉबी का मजा लीजिए। जी, वही बॉबी फिल्म जो राज कपूर ने बनाई थी, जिसमें ऋषि कपूर ने काम किया था। डिंपल कापड़िया की वह पहली फिल्म थी। गजब की फिल्म थी। लोगों में गजब उत्साह था उस दौर में। उस फिल्म को लेकर एक रोमांच था, और देश की प्रधानमंत्री कह रही हैं, जाइए घर में फिल्म बॉबी देखिए, दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी। उसके बाद क्या हुआ और आज क्या हो रहा है? जी नहीं, फिर लौटिए 1975 में। जयप्रकाश नारायण रात के अंधेरे में सो रहे थे गांधी शांति प्रतिष्ठान में। दिल्ली के आईटीओ के करीब है गांधी शांति प्रतिष्ठान। एक एक करके पुलिस की घेराबंदी वहां शुरू होती है, और आधी रात के वक्त जयप्रकाश नारायण को वहां से पुलिस उठाकर ले जाती है, और देश भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला उस दौर में चलता चला जाता है। और उसके बाद जो अंधेरी काली रात इस देश ने इमरजेंसी के जरिए देखी, उसकी याद आज हमने आपको शुरू में ही इसलिए करा दी क्योंकि एक सवाल था। राहुल गांधी कल देहरादून में जब परेड ग्राउंड में उनकी रैली होनी थी, जो कि वहां हुई नहीं, वो एक दूसरे ग्राउंड में हुई जो बन्नू ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। उस वक्त दिल्ली की निगाहें बड़ी पैनी थी। दिल्ली ये सोच रही थी, अगर इस देश में राजनीतिक तौर पर छात्रों के मुद्दे और छात्र खुद को राजनीतिक तौर पर देखने लग जाएंगे तो यह देश आंदोलनरत जी नहीं, उससे आगे निकल आएगा और इस देश की राजनीतिक सत्ता को वह चुनौती देते हुए दिखाई देगा। तो एक झटके में वहां पर प्रशासन ने कहा, आपको हम परेड ग्राउंड नहीं देंगे, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होना है। और एक तरफ बन्नू ग्राउंड में शाम के 6 बजे राहुल गांधी की रैली शुरू होती है, और दूसरी तरफ परेड ग्राउंड में एक गायिका नृत्य के साथ टैक्स फ्री, टिकट फ्री, जो चाहे वो देख सकता है, और फिर वहां पर गीत संगीत का कार्यक्रम शुरू होता है। लोकप्रिय गायिका है, और उस कार्यक्रम को लेकर यह माना गया कि देहरादून के भीतर लोग इस एंटरटेनमेंट को देखने जरूर आएंगे। और वो राहुल गांधी की सभा में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारी टीम ने जब उस परिस्थितियों को समझने की कोशिश की तो जो मशहूर सिंगर जैस्मिन सेंडलास है, जैस्मिन सेंडलास की तमाम शो के टिकट लेकर जो युवा युवक अक्सर हुजूम पहुंचते हैं, वहां पर कल एक खाली सा नजारा था। दूसरी तरफ छात्रों का हुजूम बन्नू ग्राउंड में राहुल गांधी के साथ खड़ा था। यानी छात्रों ने तय किया, एंटरटेनमेंट नहीं, अपने भविष्य की फिक्र करनी होगी। उस वक्त बॉबी थी, इस वक्त जस्टिन सेंडलास का गीत संगीत था। उस वक्त जेपी की गिरफ्तारी थी। इस वक्त दिन के उजाले में सुबह सवेरे जंतर मंतर पर एक झटके में पुलिस सादी वर्दी में पहुंचती है, ठीक वैसे ही जैसे सादी वर्दी में 1975 के वक्त गांधी शांति प्रतिष्ठान में पुलिस का पहला खेमा पहुंचा था। और उसके बाद जेपी को वहां से ले गया, और बड़ी तादाद में पुलिस ने हर नाकेबंदी, हर मोड़ चौराहे पर कर दी थी। आज सुबह जंतर मंतर पर कुछ ऐसा ही नजारा था, और इस नजारे के बीच सोनम वांगचुक
उनको एक झटके में चादरों से घेरा गया, जिससे बाहर जो भी शख्स है वो ना देख पाए उस चादर के भीतर कितनी जबरदस्ती के साथ उन्हें उठाया जा रहा है। अहिंसावादी सोनम वांगचुक या फिर कहें कॉकरोच जनता पार्टी ने कभी भी हिंसा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन ढके हुए चादर के बीच क्या कोई हिंसा हो रही थी? जी नहीं, जबरदस्ती हो रही थी। सोनम वांगचुक तो कल रात ही ये वादा कर रहे थे, ऊपर से कमजोर हूं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूं। तो अंदर से इस मजबूत शख्स को कमजोर करने के लिए पुलिस उठाकर ले जाती है अस्पताल में। अस्पताल ले जाकर उनकी पत्नी से इजाजत नहीं मांगी जाती है कि क्या दवाई दी जाए, क्या नहीं दी जाए, इससे पहले जो हो रहा था, इस वक्त उनकी कैसी स्थिति है, कुछ भी नहीं। डॉक्टर आते हैं, जानकारी देते हैं और फिर उसके बाद जंतर मंतर और जो मैसेज गृह मंत्रालय की लाल दीवारों के भीतर जो शोर हंगामा है और इस देश के भीतर जो उठता हुआ सवाल है, उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर 4 लाइन लिखते हैं, लेकिन उसकी पहली लाइन ही या कहें पहले शब्द ही संकेत देते हैं दरअसल ये देश गांधी का नहीं बचा है, ये दौर गांधी का नहीं है। गांधी सत्य और अहिंसा के प्रतीक, और राहुल गांधी लिखते हैं मौजूदा सत्ता असत्य और हिंसा की प्रतीक। अब असल राजनीतिक जमीन पर आप खड़े हो जाइए, क्योंकि इसके बाद की हकीकत चौंकाने वाली है। लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से सादे वर्दियों में पुलिस की एंट्री सुबह सवेरे होती है और उसके बाद सोनम वांगचुक जंतर मंतर के उस मंच से उठा लिए जाते हैं। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है सर, क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग। सोनम वांगचुक की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। उनके द्वारा किए गए कार्य, उसकी सराहना सीमा पर मौजूद सेना भी करती है। लेह लद्दाख ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यावरणविदों के बीच उनकी पहुंच और पकड़ भी है। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत जो पहचान भारत को देते हैं, उनको उठा लिया गया। अगर आप सरलता से सोचिए तो यह काम इस रूप में भी हो सकता था, जिस तरीके से किसी भी अनशन पर बैठे शख्स के पास सरकार जाकर कहती है आप अपना अनशन तोड़िए। सरकार का एक भी शख्स 21 दिनों तक वहां पर नहीं गया, कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत तो दूर की बात है, जिन मांग का जिक्र किया जा रहा था उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रधानता के साथ इसलिए लिखे गए थे मंच पर भी क्योंकि 22 छात्रों ने इस देश में खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, और वो एक जगह पर नहीं, अलग अलग 9 राज्यों के भीतर 22 छात्रों ने खुदकुशी ये कहकर की जिस परीक्षा को देने के लिए उन्होंने तैयारी की, उसमें परीक्षा में पेपर का लीक होना दरअसल उन्हें अंदर से तोड़ चुका है। और उसके बाद की भारत के भीतर की वो तमाम परिस्थितियां किसी मवाद की तरह सामने उभरती चली आई। शिक्षा माफिया क्या होता है, पेपर लीक की कितनी कमाई है, पॉलिटिकल नेक्सस जो इस देश में एजुकेशन के साथ जुड़ चुका है वो कितना खतरनाक है। इस देश के भीतर छात्र जो बड़ी तादाद में किसी भी एक
पद के लिए जाते हैं उसमें औसतन एक पद के लिए 10,000 छात्र एक लाइन में खड़े होते हैं। यानी औसतन अगर निकालिएगा इस देश के भीतर बीते 10 वर्षों का किस्सा कोई, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा जितने पेपर लीक हुए, जितने छात्रों ने अप्लाई किए, जितने पदों पर नियुक्ति होनी थी, उन पदों के लिए जो छात्र बैठ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसमें एक पद के लिए 10,000 औसतन एक आपके सामने आंकड़ा उभर कर आएगा।